प्रिय छात्र और छात्राओं, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक्टिव एंड गुड हेल्थ होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो मेरे द्वारा बनाई गई शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट्स वीडियो हैं ये आपको महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो देखिए, सबसे पहले आज हम हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं, कौन कौन से उनके विधि तंत्र हैं और उनकी संकल्पनाएं उन्होंने क्या क्या दी हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने यात्राएं की हैं, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियाँ हैं। तो देखिए, हम्बोल्ट सबसे पहले बात तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। और अब हम्बोल्ट के बारे में जो भूगोल से संबंधित उनका योगदान रहा है उनके संदर्भ में, तो हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और उनको आधुनिक भूगोल व आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। इनको हम्बोल्ट महोदय को क्रमबद्ध भूगोल का जनक और आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। तो देखिए, ये प्रसा में खान्य देशक पर रहते हुए चट्टान और खानों में पाई जाने वाली वनस्पति का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। 1797-98 में उन्होंने दक्षिण अमेरिका की यात्राएं की और अमेरिका के पश्चिम तट व एंडीज पर्वत श्रेणी का अध्ययन किया। मध्य अमेरिका पहुंच करके और कई भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन से मिलकर के वापस यूरोप आ गए। फिर 4 से 24 के मध्य पेरिस में रहकर के भूगोल का विकास किया। 1829 में साइबेरिया के अत्यंत ठंडे क्षेत्रों की यात्रा की। तत्पश्चात जर्मनी में रहकर के उसने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली ठंडी पेरू की जलधारा है, जो हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानी जाती है। पेरू तट पर गुआनो पक्षी और उससे निर्मित प्राकृतिक खाद के महत्व का आकलन किया। ऊंचाई के आधार पर परिवर्तित होने वाले तापमान और वायु दाब का भी सटीकता से अध्ययन किया, आकलन किया। ऊंचाई पर होने वाले वनस्पतियों पर पड़ने वाले स्थानीय तापमान का भी वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया, अर्थात उच्चावच और जलवायु की व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की है। अब देखिए, उनका जो हम्बोल्ट महोदय का विधि तंत्र है वो किस तरह से है, क्या क्या है उन्होंने। तो देखिए, विधि तंत्र में उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है। पहले नंबर पर क्रमबद्ध अध्ययन। इनका स्पष्ट मानना था कि संपूर्ण पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन में भिन्न भिन्न भौगोलिक कारकों को आधार मान करके क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है। दूसरा विधि तंत्र है उनका आनुभाविकवाद। हम्बोल्ट महोदय ने स्वयं ने विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों और विभिन्न परिस्थितियों के क्षेत्रों में, जैसे उष्ण मरुस्थलीय भाग, ठंडे विषुवतरेखीय, आर्द्र समुद्र तटीय भाग आदि क्षेत्रों पर, इस आधार पर उनका मानना था कि भौगोलिक अध्ययन में वास्तविकता के संपर्क में आए बिना केवल अनुमानों के आधार पर ही विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तीसरा है बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो इनका विधि तंत्र है वो है आगमनात्मक विधि। हम्बोल्ट महोदय ने विशेष से सामान्य की ओर पद्धति का अनुसरण करके और आगमनात्मक पद्धति अपनाई। अगला है प्रेक्षण की शुद्धता। तो देखिए, हम्बोल्ट महोदय ने कई महत्वपूर्ण भौगोलिक उपकरणों के साथ में अत्यधिक लंबी दूर यात्राएं की। उनका मानना था कि किसी भी स्थान में अक्षांश देशांतर, गुरुत्वाकर्षण, जलवायु तथ्यों का आकलन,
सूक्ष्म शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। अगला है तुलनात्मक अध्ययन। हम्बोल्ट महोदय ने तुलनात्मक अध्ययन को अत्यधिक महत्व देते थे। अगला है मानचित्र कला। हम्बोल्ट महोदय ने शुद्ध प्रक्षेपण से प्राप्त तथ्य थे उनको या उनसे संबंधित क्षेत्र के मानचित्र में या विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया। सर्वप्रथम हम्बोल्ट महोदय ने समताप रेखाओं को मानचित्र पर प्रदर्शित किया था, इसलिए मानचित्र कला में हम्बोल्ट महोदय का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। अगला है प्रकृति के नियमों पर दृढ़ विश्वास। हम्बोल्ट महोदय का मानना था कि ब्रह्मांड में सभी परिघटनाएं प्रकृति के नियम के अनुसार घटित होती रहती हैं। अब देखिए, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम्बोल्ट के बारे में बता रहे हैं। हम्बोल्ट महोदय ने सर्वप्रथम, ध्यान रखने योग्य बात है, परीक्षा में भी आ सकता है कि समताप रेखाओं को मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया, तो उसमें हम्बोल्ट महोदय आएंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया। अगला है पनामा नहर का सुझाव। इन्होंने पनामा नहर का भी सुझाव दिया था। अगला मानवतावादी संकल्पना का समर्थन किया था। तो ये अपने बड़े भाई विलियम हम्बोल्ट की मानवतावादी संकल्पना का समर्थन करते हैं। अगला है महाद्वीपीयता की संकल्पना दी। इन्होंने महाद्वीपीयता की संकल्पना दी है। अगला है परमाफ्रॉस्ट व थर्मोक्रास्ट का विश्लेषण भी दिया इन्होंने। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आपको पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण साबित और इनको याद करने में बहुत महत्वपूर्ण और हम्बोल्ट को समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। परमाफ्रॉस्ट वह स्थिति होती है जब मृदा की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान की होती है, वह परमाफ्रॉस्ट कहलाती है। तथा थर्मोक्रास्ट जब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले क्षेत्र में जब झील जम जाती है तो उसको थर्मोक्रास्ट कहते हैं। अगला है कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन भी इन्होंने किया और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किया था। अब देखिए, हर्ट्जसन महोदय ने इनको तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता कहा है। वैसे प्रादेशिक भूगोलवेत्ता है नहीं, परंतु ये क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता हैं। परंतु हर्ट्जसन महोदय ने इनको तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता कहा है। अगला है हम्बोल्ट महोदय ने जियोअग्निया शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ है भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत प्रकृति के अध्ययन के साथ साथ मानव के कार्यों का अध्ययन के लिए जियोअग्निया शब्द का प्रयोग किया है। अब हम्बोल्ट महोदय ने पेरिस में सोसाइटी ज्योग्राफी भौगोलिक नामक संस्था की स्थापना की थी। वहाँ पेरिस में रह करके की है इन्होंने। अब इनकी पुस्तकें शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है उसमें कुछ समझने के लिए। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, स्टेपीज के कांसे का व्यू न्यू है। जो स्टेपीज में कांसा बनता है उसका व्यू कैसा है, न्यू है, अपडेट है। तो अब देखिए, स्टेपीज का मतलब तो यहाँ पर स्टेपीज एंड डेजर्ट क्या हो गया, स्टेपीज एंड डेजर्ट। ये मध्य एशिया के मैदानों और मरुस्थली तथा वहाँ की जनजातियों का विवरण प्रस्तुत करता है। अगला है कॉस्मोस। ये 1845 से 1862 के मध्य में रचा गया। ये 5 खंड हैं इसके। इस 5 खंडों में प्रथम खंड व द्वितीय खंड में ब्रह्मांड और आकाशीय पिंडों का वर्णन प्रस्तुत करता है जो पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। तीसरे खंड में पृथ्वी के प्राकृतिक व भौतिक नेचुरल एंड
विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत है। अगला चौथा खंड है जैविक कारकों पर खगोलीय पिंडों का प्रभाव क्या पड़ता है। पांचवा खंड इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ मानव के निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कॉस्मोस 5 खंडों में पूछ सकता है। 5 खंडों में भी पहला ब्रह्मांड से संबंधित और दूसरा ब्रह्मांड से संबंधित है। पांचवा इसका मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। अगला है सेंट्रल एशिया। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एशिया सेंट्रल या सेंट्रल एशिया। ये फ्रेंच भाषा में मध्य एशियाई क्षेत्रों का विशेष कर रूस का विवरण प्रस्तुत किया है। अगली चौथी पुस्तक है उनकी व्यू ऑन नेचर। ये चौथी पुस्तक है। पांचवी पुस्तक इंपीरियल एनालिसिस ऑफ इक्वेटोरिया न्यू वर्ल्ड, दक्षिणी अमेरिका के विषुवतरेखीय क्षेत्रों या नई दुनिया के भूमध्यरेखीय क्षेत्रों का आनुभाविक विवरण प्रस्तुत किया है। कुछ इनकी और पुस्तकें हैं जैसे ट्राइब्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड वॉल्यूम सोशल इंस्टीट्यूट, ये है। एक ज्योग्राफी का नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। एक है फिलोअर्स फ्राइबर जेनेसिस, ये भी है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। अब इनकी संकल्पनाएं क्या क्या हैं, देखिए इन्होंने कुछ संकल्पनाएं दी हैं हमोल्ट महोदय ने, जिनके बारे में कुछ बताते हैं। प्रकृति में जो संकल्पनाएं हैं उनमें संकल्पनाओं में सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। इन्होंने सामान्य भूगोल को ही भौतिक भूगोल माना है। दूसरा है भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। भूगोल क्या है? भूगोल में जो पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है वही भूगोल है। भूगोल में क्या है? भूगोल में संबंधों का अध्ययन है। तीसरा नंबर है भूगोल संबंधों का अध्ययन होता है आपस में। प्रकृति में एकता की संकल्पना इन्होंने दी है। हमोल्ट महोदय ने जो प्रकृति में एकता है, प्राकृतिक या भौतिक परिघटना का अध्ययन करने के लिए लगभग सभी संबंधित प्राकृतिक कारकों को एकता की भांति अध्ययन करना चाहिए। अगला है भूगोल में सांसारिक परिघटनाओं की समझ विकसित होती है। जो ब्रह्मांड में जो परिघटनाएं होती हैं वो भूगोल से समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। ये परिघटनाएं होती हैं, इनमें विषमताएं पाई जाती हैं। समस्त प्रकार की भौगोलिक परिघटनाएं लगभग या अलग अलग स्थानों के आधार पर भिन्नताएं रखती हैं और उन विभिन्नताओं के आधार पर इन परिघटनाओं को समझने में उपयुक्त या महत्वपूर्ण साबित होती हैं। ये तो हमबोल्ट महोदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने के लिए या अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस यही काफ़ी है आपको पढ़ने के लिए। अब अगला हम लेते हैं हमबोल्ट के बाद में कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर महोदय की देखिए, अब आपको बताते हैं कार्ल रिटर महोदय का क्या भूगोल में योगदान रहा है, ये कहाँ से संबंधित हैं, कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं, इन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की कौन कौन सी पुस्तकों की रचनाएं रची हैं, क्या उपागम हैं इनके, क्या विधि तंत्र हैं, किस किस की क्या संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। तो देखिए कार्ल रिटर महोदय 1779 से 1859 तक के मध्य योगदान रहा है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। अब इन्हें आधुनिक भूगोल और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिए आधुनिक भूगोलवेत्ता दोनों को ही कहा जाता है, हमबोल्ट और कार्ल रिटर को, परंतु इनके उपागमों के आधार पर क्रमबद्ध और प्रादेशिक, क्रमबद्ध में हमबोल्ट और इसमें कार्ल रिटर महोदय को प्रादेशिक
भूगोल का जनक कहा जाता है। अब विधि तंत्र भी लगभग हम्बोल्ट और कार्ल रिटर एक जैसे हैं, लगभग थोड़ा सा ही अंतर है, जो इनका उपागम है वो अलग है, बाकी का सेम है। आनुभाविक विधि, इन्हें आर्म चेयर भी कहा जाता है कार्ल रिटर महोदय को। इन्होंने अनुभव के आधार पर भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन। हम्बोल्ट की भांति रिटर ने भी तुलनात्मकता के आधार पर प्रादेशिकता की पहचान की है, भौगोलिक कारकों की पहचान की है। प्रेक्षण की शुद्धता, इनका स्पष्ट मानना था कि भूगोल का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं होता है। कुछ फील्ड में जाकर के प्रेक्षण किए जाते हैं, उनके आधार पर भूगोल की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अंतर हम्बोल्ट और कार्ल रिटर के मध्य में जो मिलेगा वो देखने को है। हम्बोल्ट महोदय ने आगमनात्मक पद्धति का और रिटर महोदय ने निगमनात्मक पद्धति का अपनाई है। इनमें सामान्य से विशेष की ओर भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किए हैं, वो निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। अब एक और है उनका उद्देश्यवादी उपागम को भी इन्होंने अपनाया है। अब हेटनर महोदय थे, उन्होंने रिटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण कोटेशन दी है। इतना अधिक मानव केंद्रित अध्ययन की ओर ढकेल रहे हैं कौन? रिटर महोदय। रिटर महोदय मानव केंद्रित अध्ययन की ओर ढकेल रहे हैं, जिसमें वह मानव पर्यावरण के संबंधों को, वास्तविक संबंधों को भूल बैठे हैं। तो इस संदर्भ में रिटर महोदय ने के संदर्भ में कहा गया है, जो हेटनर महोदय ने कहा है। अब इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं देखिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है और आपको समझने भी महत्वपूर्ण और याद करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, कुंडे के साथ यूरोप से 6 माइग्रेशन करते हैं। एक कुंडे नामक व्यक्ति है, वो यूरोप से माइग्रेट करता है। तो वो कितने आदमियों के साथ? 6 आदमियों के साथ माइग्रेट करता है। तो उसमें सबसे पहले कुंडे का मतलब हो गया अर्धकुंडे, 19 खंड हैं उसके। ये 1817 से और 1859 के मध्य 19 खंडों में रचना रची है। यूरोप का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, वरन अफ्रीका और एशिया का भौगोलिक और ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें यूरोप का विवरण प्रस्तुत नहीं है, अफ्रीका और एशिया का भौगोलिक और ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत है। अगला है यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण। ये भी रिटर महोदय से महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है 6 मैप ऑफ यूरोप। यूरोप के इस प्रादेशिक अध्ययन में पर्वतीय विशेषताएं, वनस्पति, जलवायु, कृषि कार्य, पशुचारण, मानवीय कारक, सांस्कृतिक, इन 6 बिंदुओं पर 6 मैप ऑफ यूरोप का विवरण प्रस्तुत किया है। अब अर्धकुंडे था जो तो एशिया और अफ्रीका का विवरण प्रस्तुत करता है। 6 मैप ऑफ यूरोप, ये यूरोप का, इसलिए उन्होंने अलग एक पुस्तक रची है, 6 मैप ऑफ यूरोप। फिर अगली पुस्तक है माइग्रेशन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। ये इन्होंने ब्लैक सी और कैस्पियन सागर से जो माइग्रेट करने वाले संबंधित हैं उनसे रचना रची है। अब रिटर महोदय ने एक भौगोलिक संस्था की स्थापना की है, वो 1820 में बर्लिन में की थी। उस संस्था का नाम है गैसलसॉफ्ट फॉर अर्धकुंडे।
अब देखिए, हम्बोल्ट महोदय ने पेरिस में और रिटर महोदय ने बर्लिन में भौगोलिक नामक संस्था की स्थापना की है। ये बर्लिन विश्वविद्यालय के में इतिहास के प्रोफेसर थे, परंतु इन्होंने जो भूगोल में जो रुचि दिखाई उसके आधार पर भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। तो इससे ध्यान रखने योग्य बात है कि ये बर्लिन विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इन्होंने अनेकता में एकता पर विश्वास रखा। अगला है, प्रादेशिक अध्ययन के लिए लांडेरकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, रेडजेल महोदय ने बोलकर कुंडे और कार्ल रिटर महोदय ने लांडेरकुंडे, ध्यान रखने योग्य बात है, कहीं समझने में गलती कर बैठो। कार्ल रिटर महोदय को आर्म चेयर, कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ आपको कार्ल रिटर से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझने में महत्वपूर्ण मददगार साबित होगी, और शायद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन दोनों भूगोलवेत्ताओं को कट्टर नियतिवादी भूगोलवेत्ता भी माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है लास्ट में कि ये कट्टर नियतिवादी भूगोलवेत्ता हैं।